हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारे डीएनए डायग्नोस्टिक्स के लेक्चर सीरीज में आज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल है डायग्नोस्टिक्स में, मतलब कि किसी बीमारी का पता लगाने के लिए, और कैसे उसका प्रिंसिपल है, साथ ही साथ उसका पूरा प्रोसीजर क्या है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि डीएनए जैसे फिंगरप्रिंट होता है आपका, तो हर पर्सन का फिंगरप्रिंट जो होता है वो यूनिक होता है। मतलब किसी दो पर्सन का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता है। उसी तरीके से किसी दो पर्सन का डीएनए का जो सीक्वेंस होता है या डीएनए का जो मेकअप होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक केस में एक जैसा होता है, जब वो लोग एक ट्विन हो, मतलब कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं। तो जब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं तो उसमें जो है डीएनए सेम टू सेम होता है। तो ये है कि हर एक पर्सन का जो डीएनए है, जैसे फिंगरप्रिंट उस सबकी अलग अलग होती है। आपकी अंगूठे का जो प्रिंट है, जैसे आप कहीं पर जाते हैं बायोमेट्रिक करते हैं तो आपके अंगूठे का प्रिंट लिया जाता है क्योंकि वो यूनिक है, वो आपको आइडेंटिफाई करता है। उसी तरीके से आपके डीएनए का जो सीक्वेंस है, आपके डीएनए का जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप है, वो भी आपके लिए यूनिक है। तो आपको उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जहां पर किसी एक पर्सन की आइडेंटिटी उसके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग से डिसाइड होती है या डीएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होती है। ठीक है, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक थी उसको सबसे पहले शुरू किया था और उसको बहुत अच्छे से मतलब परफेक्ट किया था किसने? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक्स जेफरी इन 1984। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को पहली बार यूज किया गया था कब? 1984 में बाय एलेक्स जेफरी। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने, इनका रीजन क्या था ये टेक्निक आइडेंटिफाई करने का? उनको क्या करना था कि दो जीन्स के बीच में डीएनए जो मिलता था उसको उनको विजुअली देखना था, विजुअली आइडेंटिफाई करना था। उनको ऐसा लगा कि इन सीक्वेंसेस के बीच में उन्हें कोई मार्कर्स मिलेंगे जो कि इनहेरिटेड डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं, अनुवांशिक बीमारियां जो हैं उनको पहचानने के लिए, और जितने जल्दी पहचानेंगे उतने जल्दी उनकी ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को उन्होंने डेवलप किया। अब देखिए, ह्यूमन में डीएनए प्रिंट या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट, इस शब्द का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डीएनए प्रिंट्स और डीएनए फिंगरप्रिंट्स? तो ये माना जाता है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर पर्सन के लिए स्पेसिफिक होगा। जैसे कि हर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म यूनिक है उनके फिंगरप्रिंट में, वैसे ही हर इंडिविजुअल का जो डीएनए है उसका भी फिंगरप्रिंट यूनिक है। लेकिन आपके जो हाथों में फिंगरप्रिंट है, आपकी जो उंगलियों में फिंगरप्रिंट है, ठीक है, जो फिंगर टिप्स पे है, उसको सर्जरी के द्वारा मतलब अल्टर किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो उसको चेंज करवा सकते हैं सर्जरी के द्वारा। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट को आप चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है वो सिर्फ कहीं एक जगह नहीं प्रेजेंट है। जैसे आपके फिंगर टिप्स का जो फिंगरप्रिंट है वो सिर्फ टिप्स पे प्रेजेंट है, लेकिन जो डीएनए का फिंगरप्रिंट है वो हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट है। आपके आपकी नाखून से लेके आपके हर एक टिश्यू में, आपके बाल में, आपके सलाइवा में, आपके खून में, हर चीज में, हर चीज के सेल में वही डीएनए फिंगरप्रिंट है। ठीक है, इसलिए उसको आप आल्टर नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसका ब्लूप्रिंट है। उससे हमें पता लग जाएगा कि आप किस चीज से बने हुए हैं, आपके अंदर का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या है? स्पेसिफिक सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो कि डीएनए को कट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो डीएनए को कट किया जाता है वो कैसे होते हैं? स्पेसिफिक सेट ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम्स, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि वो उसी सीक्वेंस को कट करते हैं, हमेशा उसी सीक्वेंस को कट करेंगे, और उन्हीं एंजाइम का इस्तेमाल करके हम डीएनए को कट करते हैं और उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब यूनिट को क्या कहा जाता है? फिंगरप्रिंट्स या फिर डीएनए प्रिंट्स कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे मतलब एग्जिस्टेंस में हर एक स्पीशीज में क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एटीजीसी हम जानते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट होता है, और उस पेयर की जो प्रेजेंस होती है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस होता है, वो अलग अलग होता है।
अब जैसे कि हमें पता है कि जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का वो सब में अलग होता है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन जीनोम जो है वो अराउंड 3 × 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड पेयर कंटेन करता है। मतलब 3 है और 9 जीरो और है, सोचिए इतना सारे न्यूक्लियोटाइड पेयर मतलब कंटेन करता है। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब रेयर बात है कि दो लोगों का जो डीएनए का सीक्वेंस होगा वो एक जैसा होगा। बस सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स का ही एक जैसा डीएनए सीक्वेंस होता है या डीएनए फिंगरप्रिंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये आप कुछ देख सकते हैं, एक फिगर है जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एंड रिजल्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप जो ये लाइंस देख रहे हैं, ये क्या है? ये डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं जिनको एक सीक्वेंस स्पेसिफिक या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट करके इस तरीके से सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करा गया है। अब देखिए यहाँ पर इस डीएनए का जो सीक्वेंस है ये इस डीएनए के सीक्वेंस से बिल्कुल अलग है, इससे भी अलग है, इससे भी अलग है, इससे भी अलग है, ठीक है। यहाँ कहीं भी दो जगहों में सिमिलैरिटी नहीं आपको दिखेगी। तो इसी तरीके से हर एक पर्सन का डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो यूनिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं। अब देखिए, किसी पर्सन को अगर आपको दूसरे पर्सन से अलग आइडेंटिफाई करना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बाल के सैंपल हैं या 2 नाखून के सैंपल हैं, ठीक है। आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये नाखून और ये बाल किस पर्सन का है, ठीक है। अब आपको जानना है कि ये दोनों में से कौन सा मतलब पर्सन कौन सा है, ठीक है। आपको दोनों अलग अलग करना, आपको ये भी पता करना हो सकता है कि क्या ये दोनों बाल एक ही पर्सन से आए हुए हैं, ये दोनों नाखून एक ही पर्सन के हैं। तो ये आप कैसे पता चलेंगे? सपोज करिए दोनों का कलर, टेक्सचर सब कुछ सेम है नाखून का, बाल का। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसके जेनेटिक मेकअप में, उसके जीनोमिक सीक्वेंस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे जीन्स को देखा जाता है जो हाईली पॉलीमॉर्फिक हो। पॉलीमॉर्फिक मतलब क्या होता है? जिसमें कि डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं वो मल्टीपल अलील्स कंटेन करते हो, मतलब बार बार उसमें म्यूटेशन हुआ हो और बहुत सारी अलील्स बनी हो। इसलिए उन अलील्स में से अलग अलग कॉपीज हर डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो यही सोच के हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड है कि पॉलीमॉर्फिक जीन्स जो होती हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे प्रेजेंट पाई जाएंगी, मतलब कि अलग अलग नंबर में पाई जाएंगी, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाता है। तो किस बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ये क्या होते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो हर इंडिविजुअल में वो अलग अलग बार रिपीट करेंगे। हो सकता है मान लीजिए किसी इंडिविजुअल फर्स्ट में वो 3 बार रिपीट कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेकंड में वो 10 बार रिपीट कर रहे हैं, इंडिविजुअल थर्ड में वो 15 बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो डिफरेंट होती है और ये इनहेरिटेड होती है, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम में लगभग 10% ऑफ इंटायर डीएनए क्या है? रेपिटेटिव सीक्वेंस से बना हुआ है। मतलब 10% आपका जो जीनोम है उसमें सीक्वेंसेस बार बार रिपीट किए गए हैं, और ये सीक्वेंसेस कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होते हैं, in which a specific sequence of nucleotide bases is repeated again and again without interruption, ठीक है, and results in the formation of tandem arrangement। तो टेंडम अरेंजमेंट किसको बोला जाएगा? जब कोई न्यूक्लियोटाइड के बेसिस बार बार रिपीट हुए हो विदाउट एनी इंटरप्शन, तब उसको क्या कहते हैं? टेंडम अरेंजमेंट। और ऐसे ही हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को क्या कहा जा सकता है? मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स। 2 टर्म्स है यहाँ पे, मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। अब देखते हैं मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस है। अब मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? इन फ्रेगमेंट्स का जो है कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है डीएनए स्ट्रक्चर में, लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो जेनेटिक मैप बनाने में हेल्प करते हैं, और अगर ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंट में कि अगर इन जीन्स को, इन सीक्वेंसेस को हटा दिया जाए तो ह्यूमन डिजीजेस कॉज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं सैटेलाइट डीएनए की मदद से हम क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। अलग अलग टर्म्स हैं जिनको आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब डीएनए फ्रेगमेंट
को कैटेगराइज किया जा सकता है एक्सॉन में या फिर कोडिंग सीक्वेंसेस में, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, और इंट्रॉन्स में, मतलब कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में, जिनमें कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। These introns, which seem useless, has been found containing repeated sequences of DNA base pairs. तो ये जो इंट्रॉन के सीक्वेंसेस होते हैं, इन्हीं सीक्वेंसेस में मल्टीपल रेपिटेशंस पाए गए डीएनए बेस पेयर के, जैसे ए टी 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 जी 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 सी सी सी, इस तरीके से रिपीट किया गया। These repetitive sequences are called mini satellite, मतलब जब भी रेपिटेशन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, मिनी सैटेलाइट। Mini satellites can be recognized as repetitive DNA fragment that possess 10 to 60 base pair short series of nucleotide bases, मतलब 10 से लेके 60 base pair short series of nucleotide sequences अगर हैं तो उनको मिनी सैटेलाइट्स कहा जाएगा। ह्यूमन जीनोम में क्या है, मिनी सैटेलाइट्स आर नोन टू अकर एट मोर देन 1000 लोकेशन, मतलब ह्यूमन जीनोम में 1000 लोकेशन से भी ज्यादा मिनी सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं। और ये जनरली क्या होते हैं, जीसी रिच रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब कि इसमें गुआनिन और साइटोनिन बेस पेयर का रेपिटेशन ज्यादा होता है, और लेंथ जो है वो 10 to 100 बेस पेयर तक वेरी करती है। और जब नंबर ऑफ रिपीट इन अ गिवन मिनी सैटेलाइट वेरीज, वी रिफर्ड इट एज अ वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट और वीएनटीआर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब मिनी सैटेलाइट के अंदर में जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं वो वेरी करेंगे, तब हम उनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, वीएनटीआर। ये टर्म से आप लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन इसका मीनिंग आप समझ लीजिए अच्छे से। मिनी सैटेलाइट बेसिकली क्या है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट है, ठीक है। ये है आपकी मिनी सैटेलाइट का लोकेशन, मतलब यहाँ पर रेपिटेशन देखिए 4 टाइम हुई है, फिर यही रेपिटेशन 5 टाइम हो जाए, यही रेपिटेशन 6 टाइम हो जाए, तो यही हो जाएगा हमारा वीएनटीआर, क्योंकि ये वेरिएबल है, मतलब कि चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वीएनटीआर के बारे में हम अच्छे से देखते हैं कि वीएनटीआर क्या होता है, क्योंकि यही बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। वीएनटीआर आर मिनी सैटेलाइट डीएनए विथ वेरिड रेपिटेशन ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। In one individual, the specific sequence of mini satellite DNA repeat 5 times, whereas in other it may repeat itself 1000 times. जैसे मैंने बोला कि ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल में अलग अलग नंबर में प्रेजेंट हुए हैं, किसी इंडिविजुअल में 10 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, तो इसी से तो वेरिएशन आ रहा है। यही वो नंबर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। This makes VNTR ideal for studying polymorphism, for linkage analysis as genetic marker, can be implemented as regulator for gene expression, and also used for population studies as VNTR really varies among individuals. तो क्योंकि ये वेरिएशन को आइडेंटिफाई करता है, वेरिएशन का मार्कर है, इसलिए इसको वेरियस स्टडीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जेनेटिक मार्कर के रूप में या फिर किसी जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेटर के रूप में, ठीक है। और वीएनटीआर जो होते हैं 2% के, वो सेम लेंथ के हो सकते हैं, सीक्वेंस भी सेम हो सकता है, लेकिन किस चीज में वेरी करेंगे, किसी सीक्वेंस किसी साइट पे वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनमें वेरिएशन होना मस्ट है, मतलब किसी ना किसी साइट पे उनके अंदर वेरिएशन आना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए चाइल्ड माइट इनहेरिट अ क्रोमोसोम विथ 6 टैंडम रिपीट फ्रॉम द मदर and the same tandem repeat 4 times in the homologous chromosomes inherited from the father. Thus, child's VNTR alleles resemble half to the mother and half to the father. मतलब कि जो चाइल्ड का VNTR नंबर होगा, अलील होगा, वो आधा मदर के जैसा होगा और आधा किसके जैसे होगा, फादर के जैसे होगा। तो अगर आपको किसी चाइल्ड की मदर का सीक्वेंस पता है तो आप उसके फादर का सीक्वेंस उससे निकाल सकते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Every human being has a unique VNTR sequence. A person particular VNTR can be determined by performing sudden blotting through a hybridization process with radioactive probes that target specific VNTR sequences of DNA fragment. तो जैसे VNTRs हैं, ठीक है, तो VNTR को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी का VNTR का सीक्वेंस कैसा है, तो उन्हीं VNTR के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है इन्वेंट किया गया, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रोसेस को देखते हैं। तो देखिए,
इस डायग्राम से अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे ये है आपका ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में इस साइट पर मान लीजिए ये जो साइट है ये है VNTR रीजन, ये है, इसको हम जूम आउट करते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंसेस को। ये है आपका जीन या फिर ये इंट्रॉन सीक्वेंस है आपका, ठीक है। अब इस इंट्रॉन सीक्वेंस पे ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये VNTR रीजन है, जहां पर कि हमारे सीक्वेंसेस रिपीट हुए हैं, ठीक है। देखिए सेम सीक्वेंस है ना, रिपीट हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, इसको कट कर देंगे। ऐसे ही बहुत सारे और भी जगहें होंगी जहां पर सेम टाइप का VNTR रीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उन सब को कट करने के लिए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, मतलब इस पॉइंट को कट करने के लिए और इस पॉइंट को कट करने के लिए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है। उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो उस सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है, तभी वो उसको कट कर पाती है। तो इस तरीके से कट करके हम जो है उसके सीक्वेंस को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोसैटेलाइट्स, जिसे हमने VNTR अच्छे से देख लिया, तो ये माइक्रोसैटेलाइट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ जाता है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोसैटेलाइट्स, VNTR, और अब हम माइक्रोसैटेलाइट्स फिर से, मतलब मिनी सैटेलाइट पढ़ा था, VNTR पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसैटेलाइट। तो जैसे मिनी सैटेलाइट से भी छोटा सीक्वेंस जब होगा, छोटा बेस पेयर्स का नंबर होगा, तब उसको माइक्रो कहेंगे, ठीक है। माइक्रोसैटेलाइट्स क्या है, रेपिटेटिव DNA फ्रेगमेंट्स ही हैं ये भी, लेकिन ये क्या करेंगे, 2 से 6 बेस पेयर सिर्फ कंटेन करेंगे, जैसे कि वहां पर था 10 से 1000 तक, ठीक है। माइक्रोसैटेलाइट और जनरली CA रिच रैंडम रिपीट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मिनी सैटेलाइट्स आपकी GC रिच थी और ये क्या है, CA रिच है, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट बिटवीन अलील विच मेक्स इट यूनिक एज CA न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स फाउंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन ह्यूमन जीनोम्स। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं ह्यूमन जीनोम पे, क्योंकि CA जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है, और हर एक 1000 बेस पेयर में ऐसा माना जाता है कि एक माइक्रोसैटेलाइट आपको मिल ही जाएगा। माइक्रोसैटेलाइट्स जो है मॉलिक्यूलर मार्कर के लिए आइडियल क्यों है, पैटर्निटी मार्कर हो सकते हैं, जीन डिप्लीकेशन और डिलीशन पढ़ने के लिए काम आ सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन मैपिंग में काम आ सकते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज में काम आ सकते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर अलील या जीनोटाइप हैं पेडिग्री एनालिसिस में जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसैटेलाइट, ठीक है। और ये क्लोजली रिलेटेड अलील्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये ह्यूमन डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। जैसे कि एक जीन है FMR1, उसमें 5 से लेके 60 रिपीट्स पाए जाते हैं, किसके, CCG के, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर यही रिपीट का जो नंबर है वो 60 से बढ़ के 200 हो जाए, मतलब सेम सीक्वेंस अगर 60 बार रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यही सीक्वेंस की जो रेपिटेशन नंबर है बढ़ के 200 हो जाएगी तो इंडिविजुअल को क्या होगा, एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाएगा, और इंडिविजुअल जो होगा मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, क्योंकि जो माइक्रोसैटेलाइट है वो फ्रेजाइल साइट पे जाकर प्रेजेंट हो जाएगी एक्स क्रोमोसोम के, ठीक है। तो देखिए बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर सेम रेपिटेटिव नंबर लेस नंबर में प्रेजेंट है उसी चीज का रिपीट्स, तो वो कोई बीमारी कॉज नहीं करेगा, लेकिन अगर वही हाई नंबर में प्रेजेंट है तो वो शायद कोई बीमारी कॉज कर दे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये सारे डिजीजेस हैं, और ये जीन किस जीन से, माइक्रोसैटेलाइट से ये कॉज हो रहा है, ये देखिए। तो हंटिंगटन डिजीज है जो कि HD जीन की वजह से कॉज होता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज है जो कि FMR1 FMR2 के वजह से हो सकता है। केनेडी डिजीज है जो कि AR जीन की वजह से होता है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है जो कि DMPK जीन की वजह से हो रही है, और फ्रिडरिक एटैक्सिया है जो कि X25 जीन की वजह से हो रहा है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी माइक्रोसैटेलाइट के बारे में। मैंने यहाँ पे माइक्रोसैटेलाइट, VNTR और मिनी सैटेलाइट तीनों के बारे में बता दिया, तो अगर इस पे शॉर्ट नोट आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंस भी है माइक्रोसैटेलाइट का और मिनी सैटेलाइट्स का, दोनों का सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कशन हो गया कि प्रिंसिपल क्या था। देख लीजिए यहाँ पे आप, रिपीटेड 8 टाइम्स, रिपीटेड 20 टाइम्स, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स या फिर SSR, और शॉर्ट रैंडम रिपीट जिसको कहा जाता है STR।
ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स है इस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब देखते हैं जो एक्चुअल टेक्निक है वो प्रोसेस कैसे है कर रही है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है। स्टार्ट करते हैं। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू चाहिए, जैसे कि ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, स्किन का सेल हो गया, मतलब आपके बॉडी का कोई भी पार्ट हो गया, कोई भी एक फॉलिकल टिश्यू, कुछ भी छोटे से छोटा चीज, वो हमारे लिए सफिशियंट होगा। उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है हम उसे आइसोलेट करेंगे और 1 माइक्रोग्राम डीएनए लगभग सफिशियंट माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी आपका मतलब टिश्यू है उसके न्यूक्लियस से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप WBC लेते हैं ब्लड सैंपल में, या फिर हेयर फॉलिकल लेते हैं जो कि मतलब रूट्स ऑफ हेयर में प्रेजेंट होता है, जो आपके बाल होते हैं उन बालों के एंड पे हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है, वहां से हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सीमेन से भी कर सकते हैं, जैसे अक्सर कोई हैरेसमेंट का केस होता है तो उसमें जो सैंपल्स पाए जाते हैं तो वो जो क्रिमिनल होता है उसके सीमेन सैंपल्स पाए जाते हैं या फिर उसका हेयर पाया जाता है, तो वहां से डीएनए आइसोलेट किया जाता है। अब उन सेल्स के न्यूक्लियाई से हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा क्या करेंगे, हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। जैसे ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये सबको तोड़ के जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है और अंत में आपके पास प्यूरिफाइड डीएनए बचता है फॉर फर्दर प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए अगर डीएनए का कंटेंट लिमिटेड है, मतलब अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट में डीएनए है, तो आप उसको तो यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास वही उतना सैंपल है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है और आपके पास बहुत कम अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है, तो आप बार बार क्रिमिनल के पास जाके सैंपल तो ले नहीं सकते, तो वो प्रेशियस रिसोर्स हो गया। तो उस डीएनए को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, मतलब उसकी कॉपी नंबर उसको हम बहुत मल्टीपल कॉपीज में बना लेंगे। तो ऐसा कैसे होगा, पीसीआर या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। अगर आपको पीसीआर पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रही हूँ वीडियो, उसमें मैम ने पीसीआर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जो डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट किया गया और एम्पलीफाई किया गया, फिर उसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि उसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करेंगे जो कि डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करेगा, लेकिन स्पेसिफिक सेगमेंट्स में कट करेगा। वो सेगमेंट्स कौन से होंगे, वो VNTR सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो साइट रिकॉग्नाइजिंग एंजाइम्स हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ एनालिसिस के लिए, तो नंबर ऑफ दीज साइट्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल्स डीएनए डिक्टेट्स द नंबर एंड साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द एंजाइम। जैसे कि अगर सेम रिपीट जितनी बार भी प्रेजेंट है तो हर रिपीट का अपना रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगा इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, और उसी के द्वारा जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस है, एक डीएनए सैंपल है, उसमें हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए 10 साइट प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब 5 VNTRs हैं। इसी तरीके से कोई और है तो उसमें 20 प्रेजेंट है, मतलब 10 VNTR है। ठीक है, तो इस तरीके से कट करता है डीएनए फ्रेगमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है ये सीक्वेंस, यहाँ पर कट कर रहा है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये देखिए ये सीक्वेंस यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब कि ये इस सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 फ्रेगमेंट्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से सारे सेगमेंट्स कट कर लिए जाएंगे या डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, चॉप्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप। 1 सेकेंड, जो आपने आइसोलेट किया हुआ है सेगमेंट उसको क्या करेंगे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा साइज के बेस पे सेपरेट कर लेंगे। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो डीएनए को साइज के बेस पे सेपरेट करता है। ठीक है, कंटेनिंग एगरोस पॉलीमर जेल, एगरोस के द्वारा आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और उन सारे चॉप डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे। उसके बाद में ये सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स जो होंगे उनको स्टेन किया जाएगा और फ्लोरेसेंट डाई के अंदर देखा जाएगा यूवी रेडिएशन के अंदर। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब डीएनए जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में एल्कलाइन केमिकल्स के यूज के द्वारा। इन सेपरेटेड डीएनए सीक्वेंसेस को क्या करेंगे, हम किसी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे या पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे आप ट्रांसफर करेंगे और फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। मतलब जब डीएनए सीक्वेंस को आप किसी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग।
इस प्रोसेस को भी हम और अच्छे से डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, इन्होंने सेपरेशन, इनका सेपरेशन हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। किसके बेस पे हुआ है? साइज के बेस पे। मतलब जो ज्यादा दूर ट्रेवल किया, देखिए ये है आपका वन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डीएनए चल रहा है, तो जो जितना आगे तक आया है मतलब उसकी साइज उतनी छोटी है, और जो जितना पीछे रह गया है इसका मतलब उसकी साइज उतनी बड़ी है। तो साइज के बेसिस पे हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को जो है सेपरेट कर लिया है। अब इसको हमने क्या किया है, इस जेल को, जो एगरोस जेल था, इससे हमने ट्रांसफर कर लिया एक मेम्ब्रेन पे। ठीक है, वो नायलॉन शीट हो सकती है या फिर वो पीवीडीएफ मेम्ब्रेन हो सकता है। अब इस नायलॉन शीट को हम क्या करेंगे, बात एक मतलब एक बफर रहेगा उसमें हम इसे डुबोएंगे और मार्कर्स ऐड करेंगे जो कि रेडियो एक्टिव मार्कर्स होंगे, जिससे कि हम उसे यूवी के अंदर उसको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा मेम्ब्रेन था उसको हम फाइनली क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करेंगे। हम कहाँ पे एक्सपोज करेंगे, यूवी रेस से, और जिससे हमें ऐसे फ्लोरेसेंट इमेजेस मिलेंगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, डार्क बैंड्स डेवलप होंगे और वो उसी साइड पे डेवलप होंगे जहां पर प्रोब जाके अटैच होगा, जो कि बारकोड के जैसे लगेगा, और इसी से आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा प्रोसीजर। ये एक ओवरव्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ब्लड सैंपल लिया गया, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट निकाला गया, फिर डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया गया, फिर डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दिया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, फिर डीएनए बैंड पैटर्न को क्या किया गया, नायलॉन मेम्ब्रेन पे जो है ट्रांसफर कर दिया गया, और इसी को सदर्न ब्लॉटिंग कहा गया। फिर रेडियो एक्टिव प्रोब को प्रिपेयर करके उसमें ऐड किया गया डीएनए प्रोब को, एक्स्ट्रा प्रोब को धो दिया गया, धुल के बाहर कर दिया गया, फिर रेडियो एक्टिव प्रोब जो है उसको ऑब्जर्व किया गया, किसके अंदर, यूवी रेस के अंदर या फिर एक्सरे की फिल्म के अंदर, और इस तरीके का आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जो कि सबके लिए यूनिक होता है। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कि इसको फॉरेंसिक डोमेन में बहुत यूज किया जाता है। मतलब कि किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि क्राइम सीन पे आपको जो ब्लड मिलता है, अब आपको किसी अनजान पर्सन का, विक्टिम के अलावा किसी का आपको ब्लड मिलता है, उस ब्लड सैंपल से आप उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लोगे। ठीक है, अब आपके पास दो सस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको शक है कि ये दोनों पर्सन में से कोई खूनी है, तो इन दोनों के ब्लड्स के सैंपल्स लेके भी आप इनका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लोगे। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो क्रिमिनल है उसमें 12 रिपीट पाया गया है और 16 रिपीट पाया गया है। ठीक है, तो सस्पेक्ट 1 का देखिए पैटर्न, इसमें 12 रिपीट्स हैं और 12 रिपीट्स हैं, लेकिन जो सस्पेक्ट 2 है उसमें 12 रिपीट्स हैं और 16 रिपीट्स हैं। तो जो सस्पेक्ट 2 है उसका जो सैम्पलिंग है, उसका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच कर रहा है हमारे क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट से। तो जो सेकंड सस्पेक्ट है वो क्रिमिनल है, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फॉरेंसिक साइंसेज में बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिमिनल। नेक्स्ट है पैटर्निटी और मैटर्निटी टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाइल्ड की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उससे, मतलब मदर का अगर आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो मदर और फादर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहां पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले यहाँ पर 2002 का एक केस है, स्पेसिफिक केसेस को ध्यान में रखिएगा, कि एलिजाबेथ हर्ले ने प्रूव किया था कि स्टीव विंग उनके चाइल्ड का जो है फादर है, किसके द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर एक बात है, पेरेंटल सीक्वेंसेस तभी ड्रॉन किए जा सकते हैं अगर चाइल्ड का वीएनटीआर सीक्वेंस नोन हो, मतलब चाइल्ड की फिंगरप्रिंटिंग होनी नेसेसरी है। नेक्स्ट है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपका, जैसे आधार कार्ड होता है आपको आइडेंटिफाई करता है, यूनिक होता है आपके लिए, वैसे ही आपका फिंगरप्रिंटिंग भी आइडेंटिफाई करेगा आपको। नेक्स्ट है रेशियल ग्रुप्स के लिए, मतलब आपको अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री पढ़नी है अपनी, अपने फैमिली ट्री के बारे में जानना है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में जानना है,
तो आप पढ़ सकते हैं। और इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो हमारा मेन पर्पस था डायग्नोस्टिक, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या चीजें हैं ऐसी, वो डीएनए फिंगरप्रिंट में ऐसी क्या चीज हो रही है जिसकी, जैसे माइक्रो सैटेलाइट मैंने बताया आपको, मिनी सैटेलाइट बताया, उनमें रिपीट्स में चेंज आ रहा है तो डिजीज कॉज हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही इनहेरिटेड डिजीजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए क्योर हम देखेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंट एनालिसिस ऑफ रिलेटिव हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर डिसऑर्डर मेक्स इट पॉसिबल टू डिटरमाइन सीक्वेंसेस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। DNA sequences associated with the disorder can be ascertained and an alternative cure can be developed। जब पता चल जाएगा तो उसके बारे में जो है क्योर ढूंढना भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है, और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। मतलब जैसे कि अगर आपको किसी का जीनोटाइप या स्पेसिफिक टाइप का फिनोटाइप आपको चाहिए, तो ब्रीडर्स जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसको अश्योर करते हैं कि वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस डोमिनेंस कैसा उनको चाहिए, उस हिसाब से वो उसको एनालाइज करते हैं। ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सुपीरियर जीनोटाइप आर एक्सपेक्टेड टू इनहेरिट द हाईली अडेप्टेबल कैरेक्टर्स एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलाउज प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप। तो डोमिनेंट जीनोटाइप का पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।